तेरी बीवी है, मेरी बहू नहीं। चंद्रशेखर एक सरकारी कर्मचारी था और वो चाहता था कि उसका बेटा राहुल भी सरकारी नौकरी की तैयारी करे, लेकिन राहुल ये नहीं चाहता था। इसलिए चंद्रशेखर और राहुल की आपस में नहीं बनती थी, जिस वजह से उन बाप बेटों में काफ़ी मनमुटाव पनपने लगा था। बेटा, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तूने अभी जी जान लगा कर मेहनत कर ली तो आगे तेरा फ्यूचर सेटल हो जाएगा। लेकिन पापा, मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। मेरा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे बाइक राइडिंग का शौक है। तो मैंने तुझे कब मना किया अपना पैशन फॉलो करने के लिए? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुझे और मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की तरह प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए धक्के ना खाना पड़े। पापा, आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। न जाने आपके दिमाग में ये मिथ क्यों है कि गवर्नमेंट जॉब वाले ही अपना फ्यूचर सेट कर पाते हैं। राहुल और चंद्रशेखर की बातचीत के बीच बबीता भी वहां पहुंचती है। अरे बेटा, तेरे पापा गलत थोड़ी ना कह रहे। उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए 35 साल हो गए। आज के टाइम पर सरकारी नौकरी के लिए तो लोग अपना घर बार बेच कर भी पढ़ाई करते हैं। तू भी 1 आध साल पढ़ाई करके देख ले, क्या पता तेरा सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए। माँ, आप भी पापा की तरह शुरू हो गई। मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। इस रैट रेस में मुझे चूहा मत बनाओ। जिसे तुम रैट रेस कह रहे हो ना, आखिर में वही तुम्हें शेर बनाएगा। सरकारी नौकरी वालों का अलग ही रुतबा होता है। मुझे नहीं बनना शेर चीता। आप अपनी सरकारी नौकरी अपने पास रखिए और मुझ पर किसी तरह का प्रेशर मत बनाइए, प्लीज। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा तो करेगा। अगर आपकी यही जिद है तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं आपके इन चक्करों में नहीं फंसने वाला। उन दोनों बाप और बेटे के बीच बढ़ती टकरार को देखकर बबीता राहुल को कहती है, राहुल, अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? चल जा यहाँ से, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है। राहुल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और बबीता चंद्रशेखर से कहती है, छोड़िए ना जी, क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? ऐसा कैसे छोड़ दूँ? देखा नहीं तुमने कितना बिगड़ गया है हमारा लड़का? बाप से ऊंची आवाज़ में बात करना तो आजकल के लड़कों का फैशन हो गया है। माँ बाप की इज्जत करना तो मानो भूल ही गया। अरे वो अभी नादान है, इसलिए आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। 24 का हो गया है, बैल बुद्धि, लेकिन अकल एक पैसा की नहीं हुई। गुस्सा थोक दीजिए जी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रशेखर और बबीता चाय की चुस्की के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। बबीता ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर खड़े अपने बेटे को देखकर चिल्ला उठी, हे भगवान, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दरवाजे पर राहुल अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी करके घर लौटा था। वो तीनों चंद्रशेखर के पास पहुंचे, जिस पर उन्होंने कहा, निकम्मे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? ये किसके घर की बेटी उठा लाया? क्या यही तेरा पैशन है? पापा, ये आपकी बहू और मेरी बीवी अंजलि है। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से ही प्यार करते हैं। ये लड़की तेरी बीवी होगी, लेकिन मेरी बहू हरगिज नहीं बन सकती। तुझे एक पैसे की लाज नहीं आई? तूने समाज में मेरी नाक कटा कर रख दी। अरे मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, इसी ने मेरे बेटे को खिला पिलाकर उसकी मति मार ली। न जाने आज की लड़कियां कौन सा जादू करना सीख गई हैं। माँ पापा, आप लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंचे। अभी उसे घर में कदम रखे हुए 10 मिनट नहीं हुए और आप लोगों ने एक टिपिकल ससुराल वाला ड्रामा शुरू भी कर दिया। इतना कहकर राहुल अंजलि को अपने कमरे में ले जाता है। राहुल, तुमने कहा था तुम्हारे माता पिता हमारी शादी से खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अरे अंजलि, तुम चिंता मत करो। मेरे पेरेंट्स को सरप्राइज पसंद नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें अपनाया नहीं तो हमारी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, हमें तो शादी करनी थी। अब चाहे तो मेरे पेरेंट्स को पसंद हो या ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है ना। अगर हमारे माँ बाप ही हमारी शादी से खुश नहीं रहेंगे तो फिर हमारी खुशियों का क्या मतलब? राहुल अंजलि की बात पर गुस्सा होकर बाहर चला जाता है, लेकिन अंजलि अपने मन में ठान लेती है कि वो अपने सास ससुर के दिल में जगह बनाकर रहेगी। अगली सुबह अंजलि नहा धोकर पूजा पाठ करती है और अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। बस बस, हमारे पैर छूने से तेरे पाप कम नहीं हो जाएंगे। मेरे बेटे को तो वश में कर ही लिया है, अब हम पर डोरे डालने चलिए। दूर रह तू मुझसे। नहीं सासू माँ, ऐसा नहीं है। मैं तो दिल से आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। पापा, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम मेरे नज़दीक भी मत आना। तुमने इस घर में तो अपनी जगह बना ली है।
लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता नाजायज़ ही रहेगा। कोई बात नहीं पापा जी, मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, बस सही समय आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आप मुझे खुद ही अपनी बहू स्वीकार लेंगे। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अंजलि धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन चंद्रशेखर और बबीता आपस में गपशप कर रहे थे। आज तुम मेरे लिए पनीर के पराठे बनाओ, मेरा बहुत मन है पनीर के पराठे खाने का। ठीक है जी, मैं शाम को पनीर के पराठे बना दूंगी। चंद्रशेखर की ये बात अंजलि भी सुन लेती है। शाम तक बबीता सब भूल चुकी थी, लेकिन अंजलि ने अपने सास ससुर के लिए पनीर के पराठे बनाए। जब उन्होंने पनीर के पराठे खाए तो उसके स्वाद से मन ही मन बहुत खुश हो गए, लेकिन अंजलि के सामने कुछ भी नहीं कहा। पापा जी, पराठे कैसे लगे आपको? हाँ ठीक ही है, लेकिन बबीता तुमसे अच्छे बनाती है। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। आखिर सासू माँ एक्सपीरियंस भी तो है मुझसे ज़्यादा, मैं भला उनको कैसे कम्पीट कर सकती हूँ। अरे भास्कर, ज़्यादा मक्खन मत लगा। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा नादान बेटा फंस गया, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो तेरी चाल को समझ ना सके। बहू ज़रा वो पराठे पास करना, मुझे और चाहिए। चंद्रशेखर के मुंह से बहु शब्द सुनकर अंजलि को बहुत खुशी मिलती है और वो अपने हाथों से चंद्रशेखर की प्लेट में पराठे परोसती है। पराठे खाकर तो मानो दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। अंजलि अपने कमरे में गई, जहां राहुल फ़ोन पर परेशान होकर किसी से बात कर रहा था। अरे यार, अगर इस बार भी मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया तो मुझ पर भारी संकट आ जाएगा। चलो फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हो? जिस जगह मैं जॉब कर रहा था मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बॉस ने नोटिस पीरियड जारी कर दिया है। लेकिन क्यों? अब तक तो सारा काम सही चल रहा था और यूँ अचानक से। हाँ अंजलि, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। पापा सही कह रहे थे, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अगर आज मेरे पास एक सिक्योर नौकरी होती तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हाँ, पापा जी की बात तो सही थी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ज़रूर होगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम इस बारे में पापा जी से ही बात क्यों नहीं करते? वो घर के बड़े हैं और इस मुसीबत की घड़ी में वो तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। तुम्हें पता है ना, मेरी पापा से बिल्कुल नहीं बनती। अरे तो बनाओ ना, आखिर वो हमारे माँ बाप हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी परेशानियों को समझेंगे। नहीं, मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। कल सुबह नाश्ते के समय तुम पापा जी के साथ ही नाश्ता करने बैठना और उनसे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। अगले दिन सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तब राहुल ने चंद्रशेखर से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तुझ पर जो तुझे मुझसे बात करनी पड़ रही है? पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। बोल, क्या है दिक्कत? पापा वो मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है और मुझे कोई नई जॉब भी नहीं मिल रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुझे कहते कहते थक गया कि सरकारी नौकरी हासिल कर, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। राहुल के पापा, आप भी ना, एक तो वो मुसीबत में है और आप उसे ताने दिए जा रहे हो। कम से कम उसकी बात तो सुन लो। सुन ली उसके बाद मैंने, अब एकदम से क्या बताऊं मैं? राहुल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मुश्किल में ही सही लेकिन मुझसे बात करना ठीक तो समझा। सॉरी पापा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और अपनी ज़िद के आगे अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। कोई बात नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। मेरे जीते जी तुझे कोई तकलीफ हो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राहुल को अपने पापा से बात करके बहुत हल्का महसूस होता है। वो अंजलि को थैंक यू कहता है। थैंक यू अंजलि। मैं अपने पापा के बारे में कितना गलत सोचता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पापा अभी भी मेरे भले के लिए ही सोचते हैं। वो हमारे माँ बाप है राहुल, हमारे लिए वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं। ये बात तो सिर्फ तुम समझते हो राहुल, लेकिन अभी तक मम्मी जी पापा जी ने अपनी बहू मुझे स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर अंजलि दुखी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर और बबीता के पास हो गई। चंद्रशेखर काफ़ी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। पापा जी, आप चाय पियोगी या शरबत? बहू मुझे अभी कुछ नहीं पीना, बाकी तुम बबीता से पूछ लो।
पापा जी, आप राहुल के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आखिर जो काम मैं और बबीता मिलकर ना कर सके वो तुमने कर दिखाया। पापा जी, कौन सा काम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। राहुल को मुझसे बात करने की सलाह तुमने ही दी थी ना बहू। मैं वो हाँ। मैं सब समझता हूँ। हम बाप बेटे को मिलाने के लिए तुमने उसे खूब समझाया होगा। राहुल के मन में आपके लिए बहुत नफरत थी पापा जी, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने सिर्फ उसे दूर कर दिया। तुम्हारे जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई बेटा। मुझे हमेशा से ये गलत फहमी थी कि तुमने ही मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, लेकिन तुमने तो उसकी ज़िंदगी संवार दी। राहुल ने बेशक मेरी कभी नहीं सुनी। उसके और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता था, लेकिन घर की बहू एक नंबर लाया है मेरा बेटा। थैंक यू पापा जी। मैं तो सिर्फ आप दोनों का प्यार पाना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे बातों बातों में आपको ये बताना भूल ही गई कि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। क्यों ना मैं राहुल की जॉब के लिए अपने पापा से बात करूं, लेकिन एक समस्या है। वो क्या बेटा, कोई परेशानी है? पापा जी, आपकी तरह मेरे पापा भी इस शादी के खिलाफ थे। वो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पापा से बात कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे मायके जाकर तेरे पापा से बात करूँगा। अगले दिन चंद्रशेखर अंजलि के पापा रमेश कुमार से मिलने उसके घर जाता है। वो रमेश को देखकर चौंक गया। अरे रामू, तू पहचाना मुझे? अरे चंदू, तू बचपन से कहाँ गायब हो गया था रे तू? सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। हम कहाँ बिछड़े थे और कहाँ आकर मिले। और बता, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? मैं तो बस एक मिनट। अंजलि तेरी बेटी है? नाम मत ले मेरी बेटी का। लेकिन तू कैसे जानता है मेरी बेटी को? लो कर लो बात। तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू बन चुकी है। क्या मतलब? अंजलि तेरे बेटे के लिए मुझसे लड़ रही थी। अगर मुझे पता होता कि राहुल तेरा बेटा है तो मैं उसकी शादी के लिए कभी इनकार नहीं करता। जाने अनजाने में बच्चों ने अपने इस कदम से हमें मिला दिया और हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। कैसी है मेरी बेटी? एकदम लक्ष्मी है लक्ष्मी। उसके कदम घर में पड़ते ही मानो मेरा घर झगमगा उठा। उसने मेरे घर के साथ साथ सभी को बखूबी संभाल लिया है। क्या सच में मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है? तुझे तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद वो मेरी छोटी सी कुटिया में आकर रहने लगी। आज तक उसने कभी भी ये जिक्र नहीं किया कि वो किसी रईस खानदान से है। मैं अपनी बेटी से बहुत नाराज़ था, लेकिन अब मैं उसकी पसंद पर उसे शाबाशी देता हूँ। जितनी लायक तेरी बेटी है, मेरा बेटा इतना ही नादान है। जब उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था, तब उसने अपनी जवानी के जुनून को अपने पैशन में बर्बाद कर लिया और अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अरे ये गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं होता। पैसा हाथ का मैल है मैल। तो बचपन से ही मुझसे पढ़ाई में तेज़ था, लेकिन जब से मैंने अपना बिजनेस किया है तब से मैं बिजनेस की पावर को समझ चुका हूँ। हाँ भाई, तेरी बात में दम तो है। बस ज़िंदगी भर गवर्नमेंट मजदूर होकर भी इतना नहीं कमा पाया जितना तूने अपने बिजनेस से कमा लिया। तो अपने बेटे को कल ही मेरे ऑफिस भेज। आखिर मैं भी तो मिलूँ अपने दामाद से। लगे हाथ उसकी नौकरी भी पक्की कर दूंगा। ठीक है, मैं कल ही उसे भेजता हूँ। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गया, तेरी बेटी पनीर के पराठे अपनी सास से भी अच्छे बनाती है। चंद्रशेखर की बात पर रमेश हंसने लगा और अगले दिन राहुल रमेश से मिला। रमेश ने राहुल को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया और रमेश भी अपनी बेटी को मिलने के लिए चंद्रशेखर के घर आया। उनके परिवार की खुशियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे रमेश, तेरी आंखों में आंसू यार। जिस नन्ही गुड़िया को मैं एक छोटी बच्ची समझता रहा, वो आज तेरे घर की बहू बनकर सभी को खुश रखने की काबिलियत रखती है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का अवसर और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे समधी जी, शुरू शुरू में हम भी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ थे, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे बच्चे सही थे और हम गलत। जब तेरी बेटी मेरे घर पहली बार आई थी ना, तो मैंने तो उसे अपनी बहू स्वीकारने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन आज मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बेटी मानता हूँ।
वो तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अंजलि उनके लिए गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर उन्हें खाने के टेबल पर बैठने के लिए कहती है। सभी ने खाने का स्वाद चखा। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई। थैंक यू पापा, ये सब मुझे मेरी सासू माँ ने बनाना सिखाया है। बेटा ज़रा 2-3 पराठे और मेरी प्लेट में रख दो। मेरा तो मन ही नहीं भरता जब तक मैं 10-12 पराठे ना खा लूँ अंजलि बिटिया के हाथ के। क्यों नहीं पापा जी, मुझे पता है आपको पनीर के पराठे बहुत पसंद है, ये लीजिए। मेरी बहू का कोई जवाब नहीं। अंजलि को देखकर मेरी सारी पड़ोसन मुझसे जलती हैं। मुझे कहती है कि बबीता तेरी तो किस्मत खुल गई कि तुझे इतनी सीधी सादी और समझदार बहू मिली है। माँ, आखिर पसंद किसकी है? आखिर बेटी किसकी है? अब तू अपनी बेटी को भूल जा, अब ये हमारे घर की लक्ष्मी है। आखिर बहू किसकी है?